Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Dr. Faiz Alam. Recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1 Abbottabad, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान। स्टूडेंट हम लोग न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में न्यूक्लियर मॉडल स्टडी कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ का फर्स्ट मॉडल जो कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस था, उसको हम लोगों ने स्टडी किया। फिर उसके ऊपर हमने एक सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला डेवलप किया। आज हम नेक्स्ट मॉडल स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है शेल मॉडल ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। अब शेल मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आई और लिक्विड ड्रॉप मॉडल में डेफिशिएंसी क्या थी? लिक्विड ड्रॉप मॉडल की मदद से हमने 3 से 4 पैरामीटर न्यूक्लियस के एक्यूरेट डिटरमिन किए। एक तो न्यूक्लियर मासेस को एक्यूरेट डिटरमिन किया बाय यूजिंग सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। सेकंड, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वो भी सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला का यूटिलाइज़ करके बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस हमने कैलकुलेट की। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आइसोबार्स, 3 बातें। और चौथी बार फिशन एनर्जी कि न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको आप सक्सेसफुली कैलकुलेट कर सकते हो, एक्यूरेट डिटरमिन कर सकते हो बाय यूजिंग सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, सिमेट्रिक डिवीजन। सिमेट्रिक डिवीजन ये है कि जब हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई मिलते हैं हम एज्यूम करेंगे कि वो सिमेट्रिक आर्डर के थे, यानी आलमोस्ट इक्वल चार्ज और मास नंबर रखने वाले थे, उनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं था। इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिवीजन। अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल मोमेंट, पैरिटी, क्या ये 4 से 5 न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सप्लेन करता है? तो हमें इसका आंसर नफ़ी में मिलता है, नेगेटिव आंसर मिलता है। यानी इन 4 से 5 न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एडिशनल मॉडल की ज़रूरत है। हमें कुछ और मज़ीद डिस्कशन न्यूक्लियस के बारे में करनी है। अगर वो फुलफ़िल होती हैं तो फिर ये प्रॉपर्टीज़ भी एक्सप्लेन की जा सकती हैं। तो ये जहन में बैठा लें कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की वजह से कपलिंग स्कीम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस है दे आर ट्रीटेड टू बी ए फर्मियंस, और फर्मियन की स्पिन होती है हाफ एच कट। तो जब आप एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो प्रोटॉन का एंगुलर मोमेंटम भी होगा, न्यूट्रॉन का भी होगा, प्रोटॉन की स्पिन भी होगी, न्यूट्रॉन की स्पिन भी होगी। तो सम टाइम स्पिन पैरेलल होगी, ऐड अप हो जाएगी, सम टाइम स्पिन एंटी पैरेलल होगी, वो कैंसिल हो जाएंगी। इसे कहते हैं कपलिंग स्कीम। जिस तरह आप लोग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग स्कीम डिस्कस करते हो, एलएस कपलिंग जिसे कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स में, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस के अंदर ये कपलिंग स्कीम, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रोपोल मोमेंट, पैरिटी, ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है ना हमने एक्सप्लेन करने हैं, जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हम अब अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं कि शेल मॉडल ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। इसकी स्टेटमेंट ये है कि the nucleus of the atomic model, the model of the atomic nucleus, the model of the atomic nucleus in which nucleons are assumed to move in a particular shell inside the nucleus of an atom is called nuclear shell model। यानी एक ऐसा मॉडल है जिसमें न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियंस, फर्मियंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम एज्यूम करते हैं कि ये पार्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं बाय ओबेइंग सर्टन रूल्स, बाय ओबेइंग और अप्लाइंग सर्टन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के जो रूल्स हम इन पे अप्लाई करते हैं, उन रूल्स को ओबे करते हुए न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट। जिस तरह न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स में रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह न्यूक्लियंस भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकुलर शेल में डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या तमाम के तमाम एलिमेंट के न्यूक्लियाई, तमाम न्यूक्लियंस ये कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन हमें कहाँ से इल्म हुई कि हम न्यूक्लियंस को
मजबूर होके कहें कि ये शेल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं या न्यूक्लियस शेल मॉडल अडॉप्ट करता है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने देखी। फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर के बहुत सारे मॉडल पेश किए गए हैं, जिनमें ये जो शेल मॉडल था ये 1930 में डिमिट्री लेवेन्को ने फर्स्ट शेल मॉडल पेश किया था। बाद में इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी की गई, वो और साइंटिस्ट थे। तो अभी हम इसी की बातें करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियंस को हमने क्यों कहा कि ये पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रही हैं। शेल के ऊपर अप्लाई होने वाले जो रूल्स रेगुलेशन है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो न्यूक्लियंस ने फॉलो की होंगी, तो तब इसको कहा गया ना कि ये पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करता है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की गई। इन ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करने के बाद फिर कहा गया कि वो न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक और मास नंबर ये हो सकते हैं, ये तो न्यूक्लियर शेल मॉडल को फॉलो करते हैं, रिमेनिंग जो है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। यानी न्यूक्लियस का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जो कंप्लीट कंपोजिशन है, वो कोई सिंगल मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कुछ प्रॉपर्टीज़ एक मॉडल से मिलेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ दूसरे मॉडल से एक्सप्लेन होगी, और कुछ प्रॉपर्टीज़ दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैरेक्टर भी इनका आएगा, जिसको हम कहेंगे कलेक्टिव मॉडल। तो कलेक्टिव मॉडल में हम लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल दोनों का सम कर लेंगे। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, पहले याद रख लें कि जब आप शेल स्ट्रक्चर कहते हैं तो हमें शेल एटम के शेल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना चाहिए। हमें इल्म है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर शेल इज़ अरेंज बाय 2n² फार्मूला। इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकुलर शेल में जो अरेंज किए हुए हैं उसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है, 2n²। अब 2n² में n एक क्वांटम नंबर है जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं अब ये शेल हो गया, n रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ शेल्स को। तो शेल के अंदर क्या है, सब शेल्स हैं, और सब शेल्स के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। और ऑर्बिटल क्या चीज़ होती है, द रीजन इन विच probability of finding an electron is maximum is called orbital। यानी शेल में भी हम 100% श्योर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सब शेल में भी श्योर नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल के अंदर हम क्या हैं, श्योर है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की या पार्टिकल को ट्रेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसीलिए कहते हैं कि द रीजन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। और उनका भी एक रूल्स है, वन इज़ क्लॉकवाइज एंड अदर वन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थोड़ी प्रीवियस स्टडी आप देखें। अगर मैं n = 1 लेता हूँ 2n² में, तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और n1 स्टैंड फॉर k शेल। अब k शेल के अंदर एक ही सब शेल है, s सब शेल, और इस s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर हो की बात, ये देखते जाएं। n = 2, 2n², तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 आर 8 इलेक्ट्रॉन। तो n = 2 में l शेल आता है। अब l शेल के अंदर 2 सब शेल आती हैं, s और p। s में एक ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल्स, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ज़रा गौर करें, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 2s में और p के 3 ऑर्बिटल्स जो हैं, एक का नाम है px, py, pz। तो 2 इधर हो गए, और ये जो 3 ऑर्बिटल है इनमें टोटल कितने आ जाएंगे, 6। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो देखें कंप्लीट हो रहा है ना। यानी 8 एक ऐसा नंबर है जहाँ पर सब शेल कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। शेल और सब शेल क्या हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। तो उस इसमें आखिरी ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर आ जाएंगे, 2 4 और एक क्या रह जाएगा, हाफ फिल्ड रह जाएगा। तो ये बात ज़रा समझनी है। n = 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 आर 18 इलेक्ट्रॉन। m शेल, तो m शेल में 3 सब शेल हैं, s p d। s में 2, p में 6, तो d में 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10। तो 10
P के 16 और S के 2 18, तो 18 कंप्लीट बनते हैं ना। क्लियर होगी बात ये। n इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 2 आर 32। अब अरेंजमेंट समझे तो n शेल आ गया, n शेल के अंदर 4 सब शेल हैं, S P D F। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल, F में 7 ऑर्बिटल। तो अब S के 2 इलेक्ट्रॉन आगे 1 ऑर्बिटल के, P के 3 ऑर्बिटल के 6 इलेक्ट्रॉन आगे, D के 5 ऑर्बिटल के 10 इलेक्ट्रॉन आगे और F के 7 ऑर्बिटल के 14 इलेक्ट्रॉन आगे। तो आप ज़रा अरेंजमेंट करें, 14 10 आर 24 6 30 32 30 और 2 32, तो ये कितने बनते हैं 32। इसी तरह आप सो ऑन करते जाएं, आगे हमारे पास शेल आएगा O P Q और उसके अंदर सब शेल इंक्रीज होंगे और उनकी अरेंजमेंट करें। तो यहाँ पर पता ये चला कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जहाँ पर सब शेल क्या हो रहा है 100% क्लोज्ड हो रहा है। अगर सब शेल क्लोज होता है, लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक करता हूँ, ये जो 8 है, 8 किसका एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का। तो S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। पहले फिलिंग इस तरह होती है, अब P को देखें 1 1 फिल होता है ये। अब रिमेनिंग यूं करें, देखिए 2 4 6 और 8 कंप्लीट हो गया ना। दिस इज क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। जब हमने उसके ऊपर शेल स्ट्रक्चर को अप्लाई किया, शेल के अंदर सब शेल, तो ऑर्बिटल्स ने अपने आप को क्या किया, क्लोज कर लिया। इसे कहते हैं क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन में कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जिन एलिमेंट्स के एटम का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उनके एटॉमिक नंबर शेल और सब शेल के क्लोज, जहाँ पर शेल और सब शेल क्लोज होते हैं, जिसे क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, ये अरेंजमेंट अडॉप्ट करें, ये रिलेटिवली मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, यानी ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती हैं। क्यों कि इनके इलेक्ट्रॉनों ने पेयरिंग टर्म बनाई हुई है, जो प्रीवियस लेक्चर में कल मैंने न्यूक्लियंस के लिए भी कहा था। पॉइंट समझ में आ गया है ना। अगर आप कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसमें 8 + 1 9 या 8 - 1 7 करते हैं, तो आपका एक ऑर्बिटल क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड। अब ऐसे स्ट्रक्चर पे अगर आप बाहर से एनर्जी फॉल करते हैं, तो वो जो हाफ फिल्ड सब शेल है, ऑर्बिटल्स है, उसका इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फौरन क्या हो जाएगा, उस एटम्स से बाहर एमिट हो जाएगा। तो उसको आप कह सकते हैं आयोनाइज करना और एक्साइट करना रिलेटिवली क्या होगा, आसान होगा बानिस्बत इनके। तो ये कोई ख़ास नंबर है जहाँ पर ये सब शेल क्लोज हो रहे हैं। अब हमें थोड़ा और आंसर मिलेगा। मैं ये एविडेंस इकट्ठी कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस को शेल स्ट्रक्चर क्यों कहना है, क्योंकि जब आप बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे कर लेते हैं तो उस एविडेंस को सामने रखते हुए हम हतमी राय कायम करते हैं कि भाई ये डिसीजंस जो है ना हम न्यूक्लियस के मतलब इम्पोज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कोई हक़ाइक़ होने चाहिए। एक फैक्ट मैंने आपको ये बताया। दूसरा फैक्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप लोगों ने एफएससी क्लासेस में पढ़ी है, यहाँ पर मैंने बताई है। कुछ एलिमेंट्स, ये मैंने नोबेल गैसेस लिखी हैं, कुछ हीलियम एलिमेंट एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 कंप्लीट हो रहा है ना, एस सब शेल, इसके अंदर ऑर्बिटल। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 1s2 2s2 2p6 कंप्लीट हो रहा है, देखें कंप्लीट सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन एटॉमिक नंबर 18, क्योंकि यहाँ पर भी 18 था ना, तो ये किसी एलिमेंट का है ना, 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें कहीं भी लोन पेयर टर्म या ऐसी टर्म जिसमें पेयरिंग टर्म इन्वॉल्व ना हो आपको नहीं नज़र आ रहा, कंप्लीटली शेल क्लोज्ड हो रहा है। क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। यहाँ पर भी देखें तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं। ज़ीनान 54। अब इसमें मैंने
जहां पर क्रिप्टॉन कंप्लीट होती है, क्रिप्टॉन देखें 4p6 पे है ना, यहां तक यही होगा इसके पीछे, इससे आगे क्या होगा 4d10 5s2 5p6। फिर देखें p जो है ना, p के अंदर कितने आती हैं 6, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है जो है, यहाँ पर भी देखें p6 क्लोज हो रहा है। और रेडॉन 86 ये भी ऊपर यहाँ तक आएगा 5p6 तक, 5p6 से आगे क्या होगा 5p6 5d10 6x2 6p6, यानी ये नंबर भी 2 10 18 36 54 86 ये नंबर जिन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स होंगे वो एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर इनके सराउंडिंग में लाई करेंगे उनसे रिलेटिवली स्टेबल होंगे ना, ज़्यादा स्टेबल होंगे। इनको आयोनाइज करना क्या होगा, मुश्किल होगा। और अगर हम इनके न्यूक्लियाई को स्टडी करें तो इनके न्यूक्लियस भी क्या होंगे, स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू अदर। फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैक्ट्स जो है ना वो देखा गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी विद एटॉमिक नंबर एक ग्राफ ड्रा किया गया, यानी एटॉमिक नंबर को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया गया और वाई एक्सिस के लॉन्ग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आप जानते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू स्टेट एट इन्फिनिटी, या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस ग्राफ में देखें कुछ पीक्स नज़र आ रही हैं आपको, इन पीक से नीचे आए तो फर्स्ट पीक से नीचे आए तो ये 2 को इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड से नीचे आए तो ये 10 को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर नीचे आए तो 18 को, इसी तरह आगे नीचे आएंगे 36 और आगे नीचे आएंगे 54। यानी जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 86 है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। और एज कंपेयर टू देखें यहाँ पर ज़्यादा है ना, इस तरफ आ जाएं ये ज़्यादा वैल्यू है, और इसके आसपास देखें कम है, यहाँ पर ज़्यादा है और इसके आसपास क्या है, कम है। ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है कि इस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा उसको डिस्पैच करने में। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इट मीन इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, कोलम्बिक फोर्सेस उसके ऊपर कम एक्ट कर रही हैं और आप रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क या एनर्जी प्रोवाइड करके उसको क्या कर सकते हैं, एस्केप आउट कर सकते हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो जो दें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर के डिफरेंट मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिफरेंट न्यूक्लियाई की कैलकुलेट की गई। अब हम न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी देखें कि अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी ऑब्जर्व फॉर सर्टन नंबर्स, यानी किन नंबर्स पे किन मास नंबर पोजेस करने वाले एलिमेंट या न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर थी। यहाँ पर आ जाएं 2, देखें 2 की बाइंडिंग एनर्जी अपने नेबरहुड की निस्बत ग्रेटर है यहाँ पर। फिर 8 की देखें, 8 की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, फिर 20 की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, फिर 50 की ज़्यादा है, फिर 82 की ज़्यादा है, फिर 126 की ज़्यादा है। तो अब उन्होंने कहा कि ये ख़ास नंबर्स जो हैं जहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ग्रेटर आ रही है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ग्रेटर आ रही है, इन नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ बिहेवियर रिस्पांस बाकियों की निस्बत क्या है, डिफरेंट है। जिस तरह क्लास में 50 स्टूडेंट्स होती हैं तो कुछ का रिस्पांस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से बाकियों की निस्बत क्या होता है, बहुत बेहतर होता है। आप कह सकते हैं कि दे आर शाइनिंग स्टार्स ऑफ द क्लास, ग्लिटरिंग पर्ल ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने, ज्यूरी ने ये डिसीजन लिया कि वो न्यूक्लियाई की तरफ जा रहा हूँ जिन न्यूक्लियाई में न्यूक्लियंस नंबर आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो, 8 हो, 20 हो, 28 हो, 50 हो, 82 हो, 126 हो। These nuclei were given the name मैजिक नंबर और मैजिक न्यूक्लियाई। जिस तरह मैंने कहा है ना कि क्लास के वो स्टूडेंट क्या हैं, हम कहते हैं ये तो मैजिशियन है,
ठीक है, ये 100% मार्क्स ले लेता है, बड़ा शाइनिंग स्टार है। तो दीज न्यूक्लियाई आर कॉल्ड मैजिक न्यूक्लियाई। अब व्हाई दे आर कॉल्ड मैजिक न्यूक्लियाई, 3-4 ऑब्जर्वेशन मैंने आपके सामने किए हैं कि इन नंबर पे एक तो शेल और सब शेल क्लोज हो रहा था, दूसरा इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, यानी इन न्यूक्लियाई को डिस्पैच करना रिलेटिवली मुश्किल था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इट मीन इन्होंने आपस में कुछ बॉन्ड मैक्सिमम बनाया हुआ है, और अगर इन्होंने बॉन्ड मैक्सिमम बनाया हुआ है तो ये जिस न्यूक्लियस के होंगे वो न्यूक्लियस क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल न्यूक्लियस होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसके पास होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ग्रेटर है। तो इनको मैजिक नंबर या मैजिक न्यूक्लियाई के नाम से पुकारा गया। 2019 तक ये टोटल 7 है, माइट भी कि अभी रिसेंटली कोई 2-3 और डिस्कवर्ड उन्होंने कर लिए हों। तो अब इसमें मज़ीद एविडेंस है, कहते हैं हीलियम एंड एलिमेंट, हीलियम-24 एंड एलिमेंट Z20 एंड Z50 आर वेरी स्टेबल, क्योंकि ये ऊपर वाले नंबर में लाई कर रहे हैं ना, हीलियम भी है एटॉमिक नंबर 2 और Z20 भी इधर है और 50 भी है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की थी इस साइंटिस्ट ने कि ये बड़े स्टेबल आए गए हैं। इनकी बाइंडिंग इधर भी देख लें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व को देख लें, ये 2 वाला भी हाई वैल्यू रख रहा है, 20 वाला भी रख रहा है, 50 वाला भी रख रहा है। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी कर्व में भी यही ट्रेंड हमें मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग अप्लाई करें तो ये स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा। ऑक्सीजन Z8 and lead Z82 are extremely stable among all other elements present in the periodic table. Or you can say oxygen and lead equal to 82 possesses extremely stability as compared to rest of the element. Why? Z equal to 8, ऑक्सीजन में प्रोटॉन नंबर क्या होगा 8, न्यूट्रॉन नंबर भी क्या होगा 8, एंड बोथ आर मैजिक नंबर्स। यानी इसमें प्रोटॉन भी मैजिक नंबर है और न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर है। इसी तरह लेड की 82 126, प्रोटॉन क्या है 82 मैजिक नंबर, और न्यूट्रॉन क्या है 126 में से 82 माइनस करें तो मेरे ख्याल में कितने बनते हैं 50 के करीब बनते हैं। तो जितने भी ये बन रहे हैं वो वजह उसकी ये है कि ऑक्सीजन और लेड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद मैजिक न्यूक्लियाई की इक्वल आ रही है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड डबली मैजिक न्यूक्लियाई। डबली मैजिक न्यूक्लियाई, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है, यानी प्रोटॉन भी मैजिक नंबर है और न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर है। इसी तरह कहता है एलिमेंट हैविंग न्यूट्रॉन नंबर, जिनके न्यूट्रॉन नंबर 50 एंड 82 हैं, पोजेस लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप, इनके आइसोटोप की तादाद बहुत ज़्यादा है। यानी जिन एलिमेंट के न्यूट्रॉन नंबर की तादाद 50 और 82 है, इनके आइसोटोप की तादाद क्या है, ज़्यादा है। ये एक और एविडेंस हमें मिल गया कि इनको मैजिक न्यूक्लियाई क्यों कहा था। देखें 50 और 82 इसमें शामिल है ना। इसी तरह नेक्स्ट देखें कि ऑल नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज एंड एट Z इक्वल टू 82। हमें इल्म है कि जब हैवियर एलिमेंट जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियन की तादाद बढ़ जाती है वो नेचुरली डिके होता है, डिसइंटीग्रेट होता है और अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करता है। तो याद रख लो डिफरेंट सीरीज़ हैं, रेडियो एक्टिव सीरीज़, यूरानियम सीरीज़, रेडियम सीरीज़, इसी तरह 1-2 सीरीज़ और हैं। ये सीरीज, इन सीरीज़ में एलिमेंट डिके होते रहते हैं, डिके होते होते एंड प्रोडक्ट स्टेबल मिल जाता है। और ये तमाम रेडियो एक्टिव सीरीज़ कहाँ पे आके क्लोज होती हैं, लेड पे। और लेड क्या है 82 मैजिक न्यूक्लियाई है, बल्कि डबल मैजिक न्यूक्लियाई है। इसीलिए आपने अब आप याद रख लो कि इससे पहले तक जब रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन करते हैं तो आप कहते हैं द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय न्यूक्लियाई हैविंग चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82। वाई यू आर अनाउंसिंग 82? तो आज आपको पता चला कि 82 बेसिकली क्या चीज़ था, लेड का एटॉमिक नंबर है और ये एक्सट्रीमली स्टेबल एलिमेंट है। इसका न्यूक्लियस भी स्टेबल है क्योंकि इसमें डबल मैजिक न्यूक्लियाई आ रहे हैं और यहाँ पर सब शेल क्लोज हो रहा है। शेल और सब शेल क्या होता है, क्लोज हो रहा है और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ऑल नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज एंड एट Z इक्वल टू 82। Next one, 60% of stable or nearly stable nuclei have even number of proton and neutron or completely shell nuclei। कि हमारे पास जितने भी अब तक एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं या उनके न्यूक्लियाई, तो हम कहते हैं कि 60% जो न्यूक्लियाई हैं, कौन से न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई,
उनके मुतालिक इशारा करता है कि इनकी एक्सट्रीमली स्टेबिलिटी, इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कौन से हैं, शेल न्यूक्लियाई है। शेल न्यूक्लियाई क्यों कह रहा है कि इनके ऊपर अगर आप शेल स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं तो इनका शेल इन लॉज को क्या करता है, ओबे करता है, यानी इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो इलेक्ट्रॉन पे की जाती है, अगर आप न्यूक्लियंस पे करें यही कन्फिगरेशन तो शेल और सब शेल क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और इनकी तादाद कितनी है, 60% है। तो अब आप सोच लें जब 60% वाले न्यूक्लियाई ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो फिर हमें न्यूक्लियस को मजबूरन क्या कहना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस क्या हैं, पार्टिकुलर शेल के अंदर अरेंज किए हुए हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा एंड में कि 100% तमाम न्यूक्लियन शेल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन आता है, ये अभी ऊपर मैंने बता दिया था कि ऑक्सीजन Z8 एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन 8 मैजिक नंबर, न्यूट्रॉन भी क्या है 8 मैजिक नंबर। तो इस ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, डबली मैजिक न्यूक्लियाई, ये जहन में रख लो। लेड के बारे में भी कह रहा है Z82 मैजिक नंबर, न्यूट्रॉन 126, ये 126 ये क्या है, मैजिक नंबर। तो ये 126 भी है और 82 भी है, ये भी क्या हो गया, डबल मैजिक न्यूक्लियाई। तो ये एक्सट्रीमली स्टेबिलिटी। दो और एलिमेंट हैं जिनको मैजिक न्यूक्लियाई और डबली मैजिक न्यूक्लियाई नहीं बल्कि सेमी मैजिक न्यूक्लियाई भी, यानी 3 किस्म के करैक्टर आ गए, मैजिक नंबर, डबली मैजिक नंबर और सेमी मैजिक नंबर, या मैजिक न्यूक्लियाई, डबली मैजिक न्यूक्लियाई, सेमी मैजिक न्यूक्लियाई। अब सेमी मैजिक न्यूक्लियाई में कोई एक या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्या होगा, इस नंबर को वेरी करेगा। तो इसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं, निकल 28, 62। अब देखिए 28 इधर मौजूद है ना, तो इसका चार्ज नंबर 28 आ रहा है, प्रोटॉन की तादाद मैजिक नंबर की इक्वल आ रही है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। और 10 50, तो 50 देखें यहाँ मौजूद है ना, तो इसमें भी प्रोटॉन नंबर क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट आ रहा है। अब इन दोनों को सेमी मैजिक न्यूक्लियाई कहा गया है। और टिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके मुताबिक ये एविडेंस की गई है कि इसके 10 आइसोटोप्स हैं। तो कुछ आइसोटोप और आइसोटोन्स जो हैं, जो स्टेबल आइसोटोप या आइसोटोन मीन न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनके न्यूट्रॉन की तादाद सेम होती है, प्रोटॉन डिफरेंट होती है, उन्हें आइसोटोन्स कहा जाता है। तो यहाँ ये देखा गया है कि कुछ स्टेबल आइसोटोप और आइसोटोन जो हैं, जिन एलिमेंट्स के हैं, एक तो तादाद में ज़्यादा है और स्टेबल भी हैं, वो सेमी मैजिक न्यूक्लियाई हैं, निकल और 10 के तो मैंने बता दिए 10 आइसोटोप्स जो है ना अब तक डिस्कवर्ड हुए हैं। अब कुछ और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टिस एविडेंस देखिए हमारे यूनिवर्स में। अब ये बात कहाँ से कहाँ ले गया है, हमारे यूनिवर्स में ख़ास तौर पे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें सन और सन के अलावा जो अदर प्लैनेट्स है, जिनमें हमारा मदर प्लैनेट अर्थ भी है। अब अर्थ को कुछ एलिमेंट नेचर ने सौंपे हैं जो अब तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किए हैं कि 130 या 135 हैं। इसी तरह देखें मून पे भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, और वो एलिमेंट्स अर्थ के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिजम्बलेंस भी रखते होंगे, यानी अर्थ पे भी मौजूद है, मून पे भी मौजूद है, लेकिन माइट भी मून पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ताल्लुक अर्थ के साथ ना हो। इसी तरह सन पे जो एलिमेंट्स हैं वो कोई डिफरेंट हो, या मार्स पे, जुपिटर पे, या आप किसी और प्लैनेट पे, सोलर सिस्टम को क्रॉस करके किसी और प्लैनेट पे जाते हो तो वहाँ पर एलिमेंट्स डिफरेंट हो। यहाँ ये कहता है कि सन एंड स्टार्स जो सन की मासेस से भी, जिनकी मासेस 10 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम ग्रेटर है, और उनका टेम्परेचर भी सन से ग्रेटर है, हॉटेस्ट स्टार। सन और स्टार्स के अंदर मोस्टली ये देखा गया है मैजिक न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर सन और स्टार्स की कंपोजिशन में मैजिक न्यूक्लियाई है, यानी ये वाले एलिमेंट हैं, तो आपको इल्म है ना कि सन का मोस्टली फ्यूल क्या है, हीलियम। तो हीलियम क्या है, 2 मैजिक नंबर है या नहीं। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा प्लैनेट सन जो है ये मोस्ट स्टेबल है, 14 बिलियन ईयर से आपको क्या हीट रेडिएट करके दे रहा है, और उसका फ्यूल ख़त्म नहीं हो रहा। अगर उसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो क्या वो सुपरनोवा ब्लास्ट बन जाएगा,
एक्सप्लोजन का हो जाएगा, और अगर वो ब्लास्ट कर जाता है तो आपका सोलर सिस्टम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सन की स्टेबिलिटी और सन के अलावा अदर हार्टेड स्टार की स्टेबिलिटी, साइंटिस्ट ज्यूरी ये एविडेंस दे रही है कि इनके ऊपर जो मोस्टली एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, मैजिक न्यूक्लियाई हैं। और मैजिक न्यूक्लियाई जो हैं वो मैंने बता दिया कि ये क्या हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इनके अंदर शेल और सब शेल क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट वन आता है, अगर हम किसी न्यूक्लियस पे जब इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, तो इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन करते वक्त हमें कोई इंसिडेंट पार्टिकल चाहिए होता है, न्यूक्लियस पे फॉल करते हैं, न्यूक्लियस की कंपोजिशन चेंज हो जाती है, नया एलिमेंट बनता है, कोई पार्टिकल बाहर एमिट हो जाता है। तो अगर हम न्यूट्रॉन को फॉल करें, तो जब आप न्यूट्रॉन को फॉल करते हैं तो टारगेट न्यूक्लियस उस न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है, फिर वो कंपाउंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है। आपको क्या मिलता है कि नया प्रोटॉन मिल जाएगा, अल्फा पार्टिकल मिलेगा, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलेगी। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन करते वक्त ये देखा गया है कि वो न्यूक्लियाई जो मैजिक न्यूक्लियाई हैं, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मैजिक नंबर है, इनका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन ये बहुत कम है। यानी ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे। एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन फॉर मैजिक न्यूक्लियाई इज वेरी स्मॉल। इससे क्या पता चला कि ये न्यूक्लियन जिनके अंदर मैजिक नंबर्स हैं, ये आने वाले पार्टिकल के रास्ते में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, रेजिस्ट करती हैं उसको। क्यों? कि इनका घर स्टेबल है, इनके शेल और सब शेल क्लोज होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ये किसी आने वाले पार्टिकल को अलाउ नहीं करने देते, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन फॉर इनकमिंग पार्टिकल क्या होगा, बहुत कम होगा। इसी तरह दो तीन बातें और हैं कि वो न्यूक्लियाई जो मैजिक न्यूक्लियाई हैं, अगर ये डिसइंटीग्रेट हो जाएं, डिके हो जाएं, और डिके होने के बाद अल्फा बीटा रे या बीटा पार्टिकल एमिट करें, तो जिन मैजिक न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एमिट होगा उनकी एनर्जी ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ दोज अल्फा और बीटा पार्टिकल विच आर एमिटेड अदर देन मैजिक न्यूक्लियाई। यानी जिन न्यूक्लियाई में मैजिक नंबर नहीं है वो भी डिके हुआ, और जिन न्यूक्लियाई में मैजिक नंबर है वो भी डिके हो गया। दोनों से अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, तो किस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी, मैजिक न्यूक्लियाई की। तो द एनर्जी ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल इज लार्ज इफ दे एमिट फ्रॉम मैजिक न्यूक्लियाई। इसी तरह कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर नेक्स्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आफ्टर मैजिक न्यूक्लियाई इज स्मॉल। कि आपके पास ये 8 एक मैजिक नंबर है, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर है। अब 8 के बाद एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 9। तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन आप ऐड करती हो, मैजिक नंबर के बाद एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन ऐड करती हो। जो ही आप ऐड करती हो तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये देखें, इसी तरह देखिए 20 पे ग्रेटर है ना। अब जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24, इसके सराउंडिंग एरिया में, नेबरहुड में, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मैंने आपको यहाँ से बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का केस है। नियान एटॉमिक नंबर 10, सब शेल किधर क्लोज हो रहा है, 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ हम एक एक्सपेरिमेंट करती हैं, एक इलेक्ट्रॉन में ऐड करता हूँ, तो 10 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्या बनेगा, 11। 11 किसका एटॉमिक नंबर है, सोडियम का। ठीक हो गया। अब सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या चेंज आएगी, नियान की निस्बत, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब ये हाई एटॉमिक नंबर रखने वाला एलिमेंट है एज कंपेयर टू नियान। तो आपको एक टास्क दिया जाए कि नियान और सोडियम आपके पास 2 एलिमेंट हैं, आप इनको आयनाइज करो। किस एलिमेंट को आयनाइज करने में ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क डन यूटिलाइज होगा, ग्रेटर एनर्जी यूटिलाइज होगी, नियान में। हालांकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, कम है, लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर ग्रेटर है। वजह कि उसका लास्ट सब शेल जो है एस, जिसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, वो हाफ फिल्ड है। इसके अंदर जो अकेला इलेक्ट्रॉन है ये फौरन क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो सिमिलर रिस्पांस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियन के अंदर भी यही केस ऑब्जर्व हुआ है कि वो
न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियंस की तादाद 10 है, वो स्टेबल भी था, बाइंडिंग एनर्जी भी ग्रेटर थी और उसको डिस्पैच करना रिलेटिवली मुश्किल था एज़ कंपेयर टू 11, जहाँ पर न्यूक्लियन की तादाद 11 आ गई। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जिन ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए साइंटिस्ट ने कहा कि हम न्यूक्लियस को क्या कह सकते हैं, शेल स्ट्रक्चर या शेल मॉडल कह सकते हैं। तो ये जितने एविडेंस मैंने बताए ये कुछ बताए हैं मैंने, सारे अभी रहते हैं। इसका नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में हम लोग मज़ीद बातें एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिर भी याद रख लें कि न्यूक्लियस का जो शेल स्ट्रक्चर है ये भी न्यूक्लियस की कंप्लीट कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता। कुछ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन हो जाएंगी, वो मैंने स्टार्ट में भी कहा था, न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, क्वाड्रोपोल मोमेंट, ये प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन हो जाएंगी, कपलिंग वाली प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाएंगी, लेकिन कुछ फिर भी अधूरी रह जाएंगी। हमें फिर इन दोनों मॉडल को कंबाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह हम जब डेफिनेशन करते हैं कि द न्यूक्लियस द मॉडल ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस in which nucleons are assumed to move in a particular shell inside the nucleus of an atom is called nuclear shell model. See you again.